गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति यानी कि स्वभाव। जैसे हर मनुष्य का एक अपना अलग अलग स्वभाव होता है, उस तरीके से भी अर्थशास्त्र की भी प्रकृति या स्वभाव होता है। तो देखिए, अर्थशास्त्र की प्रकृति को हमने दो भागों में बांटा है, यानी कि इसके मूल स्वभाव को हमने दो भागों में बांटा है। पहला क्या है आपका विज्ञान, जिसे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स है वह साइंस भी है, उसको अर्थशास्त्र को हम विज्ञान भी कहते हैं। आइए, दूसरा जो उसकी प्रकृति है वो है कला। कला यानी कि आर्ट। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो इकोनॉमिक्स है वह आर्ट भी है, यानी अर्थशास्त्र जो है वह कला भी है। तो हम ये देखेंगे कि जो अर्थशास्त्र की प्रकृति वास्तविकता में क्या है, विज्ञान है या कला है। तो इन सारी चीजों को की डिटेल स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। आइए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विज्ञान की, यानी कि साइंस की। तो अगर हम जो अर्थशास्त्र को अगर साइंस कहते हैं, अगर अर्थशास्त्र को हम विज्ञान मानते हैं, तो आगे चलकर इस विज्ञान को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या फिर आदर्श विज्ञान है। इन सारे विज्ञानों को अपन आगे की क्लासेस में वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो आज अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। तो किन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो वास्तविकता में जो अर्थशास्त्र है वह विज्ञान है, तो हम उसे देखेंगे। आइए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि विज्ञान वास्तविकता में होता क्या है, साइंस हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। चलिए, विज्ञान यानी कि साइंस, विज्ञान क्या होता है उसे हम देखेंगे। तो देखिए आप, विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध समूह है जो कारण व परिणाम में संबंध स्थापित करता है। क्या है विज्ञान? क्या है? ज्ञान का एक क्रमबद्ध समूह है जो कारण व परिणाम में संबंध स्थापित करता है। यानी कि क्या है कि जैसे मैंने कोई चीज को एक क्रमबद्ध, जैसे 1 to 10 के रेशो में ली है, और अब उस चीज में कारण और परिणाम यानी 1 का 10 से क्या रिलेशन है, तो इस चीज को हम अपने मन से ये नहीं कह देंगे कि 1 और 10 दोनों ही अंक गणित के नंबर है, ये हम अपने मन से नहीं कहेंगे। यहाँ पर क्या है कि हम 1 से लेकर 10 तक के नंबरों का परीक्षण करेंगे और उसके आधार पर हम सत्यता की परख करेंगे और उसके आधार पर हम कहेंगे कि ये 1 से 10 तक जो है ये आपके अंक गणित के नंबर है। तो इस प्रकार से क्या है कि इसमें हम किसी भी चीज का पर जो निर्णय लेते हैं या कोई भी नियम स्थापित करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले सत्यता की परख कर लेते हैं। तो जब हम कारण और परिणामों के बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं, तो उस क्रिया को हम विज्ञान या साइंस के नाम से जानते हैं। आइए, अब हम देखेंगे कि वास्तविकता में अर्थशास्त्र विज्ञान है या नहीं। तो इस संदर्भ में हमारे कुछ तर्क हैं जिनके आधार पर हम स्पष्ट करेंगे कि अर्थशास्त्र आपका विज्ञान भी है। और तो अपन उन तथ्यों को वन बाय वन करके पढ़ेंगे। आइए, अर्थशास्त्र विज्ञान है, इसके पक्ष में कुछ तर्क हैं जिनके आधार पर अपन ये डिसाइड करेंगे कि अर्थशास्त्र जो है वो आपका विज्ञान भी है। तो सबसे पहला जो तथ्य है वो देखेंगे अपन, क्रमबद्ध ढंग से तथ्यों का एकीकरण होता है। देखिए, जो विज्ञान उसकी पहली पहचान क्या है कि अपन किसी भी चीज की जब परीक्षण करते हैं तो सबसे पहले उन चीजों का अपन एक क्रमबद्ध ढंग से, यानी 1 से 10 तक जो भी नंबर है उनके एक सिस्टमैटिक ढंग से अपन एक तैयार करते हैं और फिर उन पर परीक्षण करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अर्थशास्त्र की विषय सामग्री दी, तो अपन ने उपभोग से लेके उपभोग, विनिमय, वितरण, आपका वितरण, राजस्व आदि इन सारी क्रियाओं का जो विषय क्षेत्र था, इनको भी अपन ने क्रम के अंतर्गत लिया है और उसके बाद में उनका परीक्षण किया है। तो जिस प्रकार से अपन विज्ञान में क्रमबद्ध तथ्यों का एकत्रीकरण करते हैं, उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में अपन विषयों का एक क्रमबद्ध ढंग से एकत्रीकरण करते हैं। आइए, दूसरा तथ्य जो है आपका, तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण होता है। देखिए, अगर अपन किसी भी चीज का जब निर्णय लेते हैं, कोई भी तथ्य इकट्ठे करते हैं, तो उसका अपन परीक्षण और विश्लेषण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अपने अर्थशास्त्र में कुछ नियम है, जैसे आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम,
माप का नियम, तो इन सारे नियमों का प्रतिपादन अपन ने अपने परीक्षण के आधार पर ही किया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ह्रास मतलब कमी, तो अपन ने ह्रास का नाम क्यों दिया? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन अगर जब स्कूल से अपन घर जाते हैं तो अपन को बहुत तेज भूख लगती है, तो पहली रोटी अपन ने खाई तो उससे उपयोगिता मिली, दूसरी खाई उससे फिर अपन को थोड़ी कम उपयोगिता मिली, तीसरी खाई फिर थोड़ी अपनी भूख शांत हुई, चौथी खाई, पांचवी खाई, छठी रोटी जब हम खाते हैं तो अपन को उससे जो मिलने वाली उपयोगिता होती है बिल्कुल खत्म होने लग जाती है। तो इसमें यही बताया गया है कि जिन इकाइयों का अपन बार बार प्रयोग करते जाते हैं तो उनसे मिलने वाली उपयोगिता समाप्त हो जाती है। जैसे कि अपन घर गए थे तो अपन पहली रोटी खाई तो अपन को जितनी उपयोगिता मिली उतनी, अपने जब पांचवी रोटी खाई अपन को उतनी उपयोगिता नहीं मिलती। तो इस आधार पर जब अपन ने परीक्षण किया तब इस आधार पर अपन ने अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को प्रतिपादित किया। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से विज्ञान में तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण होता है उसी प्रकार से भी अर्थशास्त्र में भी हम विश्लेषण करने के बाद ही नियमों का प्रतिपादन करते हैं। आइए तीसरा तथ्य देखते हैं, कारण व परिणाम के निरीक्षण के आधार पर नियम प्रतिपादित होते हैं। देखिए जिस प्रकार से अपन ने साइंस में तथ्यों को इकट्ठा किया है और उन पर जब परीक्षण नहीं कर लेते, जब तक हम उनकी जांच नहीं करते तब तक वो नियम प्रतिपादित नहीं करते, उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में भी ठीक वही बात है, उसमें भी हम ये नियम प्रतिपादित जब भी करते जब तक हम उसका परीक्षण नहीं कर लेते। चौथा, प्रयोग संभव होते हैं। देखिए जिस प्रकार से विज्ञान में अपन किसी भी चीज का परीक्षण करते हैं तो उसके लिए प्रयोग संभव होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में भी प्रयोग संभव होते हैं। अर्थशास्त्र में क्या है कि ये जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था है वो तो हमारी होगी प्रयोगशाला, और जो मनुष्य है वो प्रयोग के तथ्य हो गए। जिस प्रकार से हम लैब में जाते हैं, साइंस के अंदर आप देखेंगे कि जो लैब्स होती है उसमें केमिकल्स होते हैं, वो उनके अपन लैब के अंदर केमिकल्स आदि का परीक्षण करते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में क्या है, जो अर्थव्यवस्था है हमारी जो लंबी चौड़ी, वो क्या है हमारी पूरा, वो तो हमारी लैब हो गई, प्रयोगशाला हो गई, और उसमें हम प्रयोग किसका करते हैं, जो मनुष्य रूपी जो जनता हमारी अर्थव्यवस्था में रहती है वो हमारे तथ्य हैं। तो इस आधार पर हम उनका परीक्षण करते हैं, तो इस आधार पर हम कहते हैं कि प्रयोग हमारी अर्थव्यवस्था में भी संभव होते हैं। पांचवा, प्रयोग के आधार पर सत्यता की जांच होती है। जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ लिया कि जब तक साइंस में अपन किसी भी चीज का रिजल्ट जब तक नहीं निकालते, जब तक हम उसकी केमिकल टेस्टिंग या अन्य प्रोसेस से उसको चेक नहीं कर लेते, ठीक उसी प्रकार से भी अपन अर्थशास्त्र में जब तक निष्कर्ष नहीं निकालते, जब तक हम उसको ठीक तरीके से परीक्षण नहीं कर लेते, तो इस प्रकार से प्रयोग के आधार पर यहाँ पे भी सत्यता की जांच की जाती है। अब जो उसका छठा और अंतिम तथ्य है वो देखिए आप, भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे अपन ने केमिकल की टेस्टिंग कर ली थी, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर इस केमिकल फॉर्मूला को इसमें मिलाएंगे तो हमें ये चीज प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में भी अपन जब बाजार की गतिविधियों का पूरा ध्यान रखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस फसल का मूल्य ज्यादा हो सकता है, इस फसल का मूल्य कम हो सकता है। तो इस प्रकार हम इसमें आसानी से इसकी भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।